नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सवालों से भाग रही है सरकार। कांग्रेस ने 47 दिन पहले सत्र की घोषणा पर उठाए सवाल। 21 जुलाई से शुरू होगा मानसून सत्र। खबर में आगे जिक्र होगा कि नीतीश सरकार न्याय नहीं सिर्फ सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। राहुल गांधी का नीतीश सरकार पर हमला। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार चुनाव से पहले आरक्षण पर बढ़ेगी टक्कर। तेजस्वी का सीएम नीतीश को खत, आंदोलन की दे डाली चेतावनी। खबर में आगे आपको बताएंगे कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में दोहरी जिम्मेदारी मिलना हमारी विदेश नीति के पतन की है दुखद दास्तां। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि बेंगलुरु हादसे पर आरसीबी का बड़ा ऐलान। मृतकों के परिवारों को मिलेगी 10-10 लाख की मदद। आरसीबी केयर्स फंड भी होगा शुरू। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। शुरू करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। सवालों से भाग रही सरकार। कांग्रेस ने 47 दिन पहले सत्र की घोषणा पर उठाए सवाल। 21 जुलाई से शुरू होगा मानसून सेशन। जी हां दोस्तों, विपक्ष की पुरजोर मांग के बाद भी केंद्र सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही सरकार ने मानसून सत्र की तारीखों का ऐलान कर दिया है। और इसके बाद फिर से कांग्रेस ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने कहा कि सरकार सवालों से भाग रही है और उसे 6 हफ्ते बाद शुरू होने वाले मानसून सेशन में और भी कठिन प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर इस संबंध में पोस्ट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जयराम रमेश ने लिखा कि आमतौर पर संसद सत्र का ऐलान कुछ दिन पहले होता है। आज तक कभी भी 47 दिन पहले सत्र की तारीख नहीं बताई गई थी। ये सब केवल पहलगाम हमले, सिंगापुर में सीडीएस के खुलासे और डोनाल्ड ट्रंप के दावे से जुड़े सवालों से बचने के लिए किया गया। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नीतीश सरकार न्याय नहीं सिर्फ सत्ता की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। राहुल गांधी ने नीतीश सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि बिहार में 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन की सरकार राज्य को सुरक्षा, सम्मान और विकास नहीं दे पाई। उन्होंने दावा किया कि नीतीश सरकार न्याय नहीं बल्कि सत्ता की राजनीति की प्रतीक बन चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बिहार के गयाजी में पीड़िता की मां का इलाज करने उसके घर पहुंचे एक चिकित्सक की आरोपियों द्वारा कथित तौर पर पेड़ से बांधकर बेरहमी से पिटाई किए जाने की घटना को लेकर बिहार की नीतीश सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि 20 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी नीतीश जी की डबल इंजन की सरकार न तो बिहार को सुरक्षा दे पाई, न सम्मान और न ही विकास। अपराध, बेरोजगारी और पलायन, यही नीतीश बीजेपी सरकार की असली पहचान बन चुकी है। उन्होंने दावा किया कि जनता को लाचार बनाकर सत्ता से चिपके रहना ही इनका एजेंडा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले आरक्षण पर बढ़ेगी रार। तेजस्वी का सीएम नीतीश को खत, आंदोलन की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। राजनीतिक दल किसी भी मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से उठाने की बात कही है। राज्य में चुनाव से पहले आरक्षण बढ़ाने की मांग पर रार बढ़ सकती है। तेजस्वी यादव ने नई आरक्षण नीति बनाने और विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। और इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव ने ऐसा न करने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। तेजस्वी यादव ने इसके लिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार को एक खत भी लिखा है। तेजस्वी यादव ने एक्स पर इस खत का शेयर करते हुए लिखा कि महागठबंधन सरकार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को अपनी ही सरकार में संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराने में घोर विफल रहे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है। बाकी हमने जो करना है वो हम करेंगे। दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों का वोट लेकर बीजेपी आरएसएस की पालकी ढो रहे अवसरवादी सुविधा भोगी नेताओं को भी बिहार की न्यायप्रिय जनता के साथ अच्छे से समझेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में दोहरी जिम्मेदारी मिलना हमारी विदेश नीति के पतन की है दुखद दास्तान। कांग्रेस का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने कहा कि पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में 2 जिम्मेदारियां मिलना भारतीय विदेश नीति के पतन की दुखद दास्तान है। लेकिन वैश्विक समुदाय पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के प्रायोजन को लगातार वैध ठहराना कैसे जारी रख सकता है। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तालिबान प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष और यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति के उप प्रमुख की जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 मई को आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1 अरब दिए। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद विश्व बैंक ने पाकिस्तान को $40 अरब देने का फैसला किया। ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद 3 जून को एडीबी ने पाकिस्तान को $80 करोड़ दिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बेंगलुरु हादसे पर आरसीबी का बड़ा ऐलान। मृतकों के परिवारों को मिलेगी 10-10 लाख की मदद। आरसीबी केयर्स फंड भी होगी शुरू। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर 4 जून को आरसीबी और स्टार क्रिकेटर विराट कोहली समेत अन्य खिलाड़ियों के देखने के चक्कर में
भगदड़ हो गई और अब इस दुखद घटना पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बड़ा ऐलान किया है। फ्रेंचाइजी ने हादसे में जान गंवाने वाले 11 फैंस के परिवारों को आर्थिक मदद देने की बात कही है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि फ्रेंचाइजी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है कि पीड़ित परिवारों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी और साथ ही हादसे में घायल फैंस की मदद के लिए आरसीबी केयर्स नाम से एक विशेष फंड भी शुरू किया जा रहा है। वहीं आरसीबी ने अपने बयान में कहा कि हमारे फैंस हमेशा हमारे दिल के सबसे करीब हैं। इस कठिन समय में हम एकजुट हैं और पीड़ितों के साथ पूरी संवेदना और समर्थन के साथ खड़े हैं। वहीं इस मामले में 5 जून को कर्नाटक हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई, जहां कर्नाटक सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि स्टेडियम और उसके आसपास कानून और ट्रैफिक व्यवस्था की देखरेख के लिए शहर के पुलिस आयुक्त, डीसीपी और एसीपी सहित 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे। और इससे एक दिन पहले उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दावा किया था कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए 5000 पुलिसकर्मी मौजूद थे। जो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे से पहले कांग्रेस का कटाक्ष, पहलगाम हमले के आतंकी गिरफ्त में से है बाहर, जरूर जानते होंगे प्रधानमंत्री। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से एक दिन पहले कटाक्ष करते हुए कहा कि वो इस बात को ज़रूर जानते होंगे कि पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी आज भी न्याय की जद से बाहर है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे। निश्चित रूप से वो जानते हैं कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमलों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार आतंकी अभी भी नहीं पकड़े गए हैं। वहीं दोस्तों उन्होंने कहा कि कुछ खबरों के अनुसार ये वही आतंकवादी हैं जो दिसंबर 2023 में पूंछ में और अक्टूबर 2024 में गगनगीर और गुलमर्ग में हुए आतंकी हमलों में भी शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब रेल पुल का उद्घाटन करेंगे और जम्मू कश्मीर के कटरा और श्रीनगर के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि कटरा में प्रधानमंत्री 46,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा लाइट कैमरा इवेंट नहीं, इमोशंस की पॉलिटिक्स चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दोपहिया वाहनों, कारों की बिक्री और मोबाइल बाजार में गिरावट को लेकर बृहस्पतिवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश को ऐसी राजनीति चाहिए जो इवेंट की चमक से नहीं, आम जिंदगी की सच्चाई से जुड़ी हो। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, आंकड़े सच बोलते हैं। पिछले 1 साल में दोपहिया वाहनों की जो बिक्री है वो 17% और कार की बिक्री 8.6% घट गई है। वहीं मोबाइल मार्केट 7% गिर गया है। उन्होंने दावा किया कि दूसरी तरफ खर्च और कर्ज दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। डोमिसाइल के मुद्दे पर पटना की सड़कों पर उतरे आंदोलनकारी, आगे बढ़ने से पुलिस ने रोका। जी हाँ दोस्तों, डोमिसाइल के मुद्दे पर एक बार फिर से बिहार में गुस्सा फूट पड़ा है। खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है, जहां बड़ी संख्या में आंदोलनकारी सड़क पर उतर गए हैं। इस दौरान वो हाथों में पोस्टर बैनर लिए हुए दिखे और इसके जरिए उन्होंने डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग की और साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। आंदोलनकारी सीएम आवास के लिए बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने जेपी गोलंबर के पास उन्हें रोक दिया। इस दौरान सभी आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ खूब नारे लगाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। समझदारी जनता को दिखानी चाहिए, ऐसे हादसों के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता, संजय राउत का बयान। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बेंगलुरु हादसे पर कहा कि इस तरह की घटनाओं के लिए कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता, जिम्मेदार हम सब हैं और जनता भी। जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो समझदार जनता को भी समझदारी दिखानी चाहिए। उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इसमें सरकार क्या क्या करेगी, ओवर क्राउड में कोई नियम का पालन नहीं करेगा। उन्होंने महाकुंभ मेले में हुए हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि कुंभ मेले में क्या हुआ था, यही बात यहाँ भी हुई। जोरदार प्रचार हुआ, मार्केटिंग हुई, लेकिन व्यवस्थाएं सीमित थीं। उन्होंने कहा कि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था भीड़ के सामने फेल हो जाती है। वहाँ पुलिस भी तैनात थी, बाकी इंतजाम भी थे, लेकिन फिर भी हादसे टाले नहीं जा सकते। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ऐसे प्रयास किए जाएं कि भारत पाकिस्तान को एक ही पलड़े में नहीं तोला जाए, कांग्रेस का बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र में 2 जिम्मेदारियां मिलने पर बृहस्पतिवार को चिंता जताई और कहा कि सरकार द्वारा ऐसे कूटनीतिक प्रयास किए जाएं कि वैश्विक स्तर पर भारत और पाकिस्तान को एक ही पलड़े में नहीं तोला जाए। मुख्य विपक्षी दल ने यह भी कहा कि पाकिस्तान को 2 अहम जिम्मेदारियां मिलना भारतीय विदेश नीति के पतन की दुखद दास्तां है, लेकिन वैश्विक समुदाय पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद के प्रायोजन को लगातार वैध ठहराना कैसे जारी रख सकता है। पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, तालिबान प्रतिबंध समिति के अध्यक्ष और यूएनएससी आतंकवाद विरोधी समिति के उप प्रमुख की जिम्मेदारी मिली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान से पैदा होने वाले आतंकवाद पर भारत के रुख को समझने और उसका समर्थन करने का आह्वान करती है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी इज इंडिया, इंडिया इज नरेंद्र मोदी, ये सोचना गलत, कांग्रेस का पलटवार, कहा नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने राहुल गांधी के बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के हमले के बाद बुधवार को पलटवार किया और कहा कि सत्ता पक्ष की ये सोच गलत है कि नरेंद्र मोदी भारत हैं और भारत नरेंद्र मोदी है। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने यह दावा भी किया कि मौजूदा सरकार की विदेश नीति सरेंडर नीति बन गई है। खेड़ा ने संवाददाताओं से बातचीत में बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी के लोग पिछले 11 साल से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रहे थे, लेकिन जब फिल्म बनकर तैयार हुई तो वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। उन्होंने दावा किया कि बहादुरी का कोई इंजेक्शन नहीं होता, बल्कि वो इंसान के चरित्र में होती है। बीजेपी आरएसएस के लोगों का इतिहास ही कायरता का रहा है। जब ऐसा व्यक्ति देश की बागडोर संभालता है तो देश का भविष्य खतरे में आ जाता है, और जो हम वर्तमान में देख भी रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। संसद के विशेष सत्र से भाग रही सरकार, तृणमूल नेता डेरेक ओब्रायन का बयान। जी हाँ दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन ने बुधवार को आरोप लगाया कि सरकार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद का विशेष सत्र आयोजित करने से भाग रही है, जबकि विपक्षी दल इसकी लगातार मांग कर रहे हैं। उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब सरकार ने घोषणा की है कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 12 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने घोषणा की है कि संसद सत्र में सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। उन्होंने कहा कि संसद का हर सत्र विशेष सत्र होता है। ओब्रायन ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि संसद का सामना करने को लेकर भय, मोदी सरकार की गंभीर स्थिति के लिए मेरा शब्द, जिसे संसद का सामना करने को लेकर बेहद भय है, विशेष सत्र से भाग रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आरसीबी टीम का बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, शिव कुमार ने विराट कोहली को भेंट किया कन्नड़ झंडा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएल 2025 का खिताब जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम बुधवार को बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट पहुंची, जहां उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने उनका व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया। शिव कुमार ने प्रत्येक खिलाड़ी को गुलदस्ते भेंट किए और उप मुख्यमंत्री शिव कुमार ने क्रिकेटर विराट कोहली का विशेष रूप से स्वागत किया और उन्हें आरसीबी टीम का झंडा और कन्नड़ झंडा दोनों भेंट किया। विराट कोहली ने खुशी खुशी झंडे प्राप्त किए और उप मुख्यमंत्री के साथ तस्वीरें खिंचवाई। शिव कुमार को एयरपोर्ट जाते समय अपनी कार से आरसीबी का झंडा लहराते भी देखा गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओवैसी और महागठबंधन की बात बनी तो एनडीए का खेल खराब। जी हाँ दोस्तों, हो सकती है बिहार में हवा टाइट। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक नया राजनीतिक समीकरण बन रहा है, जो आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के लिए जितनी राहत ला सकता है, उतनी ही परेशानी नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए बढ़ा सकता है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी, कांग्रेस, 3 लेफ्ट पार्टी सीपीआई माले, सीपीआई और सीपीएम विकासशील इंसान पार्टी के महागठबंधन में एंट्री मारने के लिए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM तैयार है, बशर्ते सीटों पर बात बन जाए। पार्टी ने 50 सीटों के लिए लड़ने का प्लान बनाया है, लेकिन राजद से चल रही बात बन गई तो वो कम सीटें लड़ने को तैयार है और इस गठबंधन से मुसलमानों की एकजुटता नतीजों पर असर डाल सकती है। बिहार में जातियों और पार्टियों का चुनावी समीकरण देखने से पहले आपको बता दें कि ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और इकलौते बचे विधायक अख्तरुल ईमान ने बताया कि ये बातचीत चल रही है और महागठबंधन से कोई नेगेटिव जवाब नहीं आया है। और उन्होंने कहा कि बिहार में कोई भी एक दल नहीं है जो अकेले सांप्रदायिक ताकतों को हरा सके, इसीलिए हमारी कोशिश है कि चुनाव में सब एकजुट होकर लड़ें। और 2020 में ओवैसी की पार्टी से जीते 5 विधायकों में 4 को राजद ने मिला लिया था, ईमान अकेले बचे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिर डराने लगा कोरोना, 48 घंटे में 21 लोगों की मौत, एक्टिव केस 4300 के पार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में एक बार फिर कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार बुधवार को भारत में सक्रिय कोविड-19 मामले की कुल संख्या 4302 है। भारत में पिछले 24 घंटे में लगभग 300 नए कोविड मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक मामले केरल के सामने आए हैं। इसी बीच आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में कोविड से संबंधित 2 और मौतें दर्ज की गई हैं, जिससे इस साल कुल मौतों की संख्या 7 हो गई है। वहीं 48 घंटे की बात करें तो 21 लोगों की जान जा चुकी है।
रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि देश को 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए 8 से 9% की ग्रोथ की ज़रूरत। रघुराम राजन का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश के पूर्व RBI गवर्नर और प्रख्यात अर्थशास्त्री रघुराम राजन ने एक खास बातचीत में कहा कि मैं ये बात बहुत समय से कहता आ रहा हूँ कि अगर भारत को 2047 तक विकसित देश बनना है तो हमें 8 से 8.5 से 9% की वृद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि हम अभी भी अपेक्षाकृत गरीब देश हैं। रघुराम राजन ने बयान उस समय दिया है जब भारत ने अशांत वैश्विक माहौल में मजबूत GDP आंकड़े पेश किए हैं। वित्त वर्ष 2025 की चौथी तिमाही में 7.4% और पूरे वर्ष में 6.5% की मजबूत वृद्धि हुई है। हालांकि राजन ने माना कि ये दर काफ़ी सराहनीय है, खासकर जब चुनावों के कारण सरकारी खर्च में देरी हुई और सांख्यिकीय आंकड़ों में अस्थायी उतार चढ़ाव देखा गया। उन्होंने चेतावनी दी कि अब संतुष्ट होकर बैठने का समय नहीं है, यह आराम करने का वक्त नहीं है, यह भारत के लिए एक अच्छा समय हो सकता है और हमें इसका लाभ उठाना होगा। उन्होंने कहा कि उच्च विकास दर बनाए रखने के लिए निवेश को बढ़ावा देना, खपत का दायरा बढ़ाना और विदेशी देशी निवेशकों को भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा दिलाना ज़रूरी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या है एलन मस्क का जंक? कांग्रेस का आरोप, मोदी सरकार की सरेंडर नीति से भारत के सामरिक हितों पर चोट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार से तीखा सवाल किया है। पार्टी नेता और अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी की सरेंडर बाबत की गई टिप्पणी इस बात को स्पष्ट करती है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार भारत के राष्ट्रीय हितों को समर्पित किया है, और यहाँ पर खासतौर पर उन परिस्थितियों में जब उन्हें अपेक्षित चतुराई और विश्वगुरु का दर्जा दिखाने की आवश्यकता थी। खेड़ा ने इस बाबत कुछ स्पष्ट उदाहरण भी दिए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमानों के रखरखाव के लिए $537 मिलियन देने का फैसला किया। भारतीय सेना ने रिकॉर्ड पर कहा है कि हमारे पास ये साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में भारतीय सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका निर्मित F-16 लड़ाकू विमानों को तैनात किया था। अब ट्रंप ने भारत को F-35 बेचने का करारा झटका दिया है। सामरिक विशेषज्ञों का कहना है कि F-16 F-35 की तुलना में हवा लड़ाई में बेहतर है, और यहाँ तक कि एलन मस्क ने भी उन्हें जंक कहा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में गया जी में डॉक्टरों की पिटाई का वीडियो वायरल। तेजस्वी ने नीतीश पर साधा निशाना, तालिबान से भी बदतर बताई स्थिति। जी हाँ दोस्तों, बिहार के गया जिले के गुरपा थाना क्षेत्र में एक ग्रामीण डॉक्टर को पेड़ से बांधकर पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसे लेकर तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने बिहार की स्थिति को तालिबान से भी बदतर बता दिया। RJD नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट X पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि बिहार में तालिबान से भी बदतर स्थिति है और गया जिले में पीड़िता की मां का इलाज करने गए डॉक्टर को आरोपियों ने पेड़ से बांधकर पीट कर खून से लथपथ कर दिया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देवेंद्र फडणवीस के आगे पीछे ठुमके लगाते हैं, इस मंत्री पर इतना भड़के संजय राउत की बता दिया नचनिया। जहां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार में बीजेपी के महामंत्री गिरीश महाजन ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे राज्य की राजनीति में खलबली मच गई है। गिरीश महाजन ने कहा था कि बाल ठाकरे की शिवसेना को जमींदोज किया जाएगा। इस पर अब संजय राउत भड़क गए हैं और उन्होंने शिवसेना UBD के मुखपत्र सामना में मंत्री के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। सामना के संपादकीय में लिखा गया है कि बीजेपी के एक मंत्री गिरीश महाजन ने अहंकार भरा बयान दिया है कि हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना को जमींदोज किया जाएगा। अब जब सत्ता में कोई व्यक्ति मदांध हो जाता है तो क्या होता है, इसका महाजन एक अच्छा उदाहरण है। संजय राउत ने आगे लिखा कि महाजन जैसे कई लोगों ने पिछले 50 साल में शिवसेना को नष्ट करने की लफ्फाबाजी की है और शिवसेना केवल सांसदों, विधायकों और नगर सेवकों की तरह बिकने वाली वस्तु नहीं है। शिवसेना विचारों के साथ आगे बढ़ने वाला एक संगठन है। चुनाव आते हैं और जाते हैं, विधायक, सांसद आदि भी बह जाते हैं, लेकिन शिवसेना है
और रहेगी। आपको ये कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले ट्रंप का एक फ़ोन आया और नरेंद्र मोदी ने तुरंत सरेंडर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर राहुल गांधी मंगलवार को भोपाल दौरे पर आए थे और इस दौरान उन्होंने कहा कि ट्रंप का एक फ़ोन आया और नरेंद्र मोदी जी तुरंत सरेंडर हो गए। इतिहास गवाह है, यही बीजेपी आरएसएस का कैरेक्टर है। ये हमेशा झुकते हैं। भारत ने 1971 में अमेरिका की धमकी के बावजूद पाकिस्तान को तोड़ा था। कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनिया सुपर पावर से लड़ते हैं, कभी झुकते नहीं। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने निशाना साधते हुए कहा कि ये बीजेपी आरएसएस वालों को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इन पर थोड़ा सा दबाव डालो, थोड़ा सा धक्का मारो, डर कर भाग जाते हैं। जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फ़ोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो, नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर कर मोदी जी ने यहां पर ट्रंप के इशारे का पालन किया।